से। बट 2022 के हिसाब से ऐसी बहुत चीजें हैं जो शायद फॉरेस्ट गंप में अडैप्ट नहीं हुई पर लाल सिंह चड्ढा में अडैप्ट हो सकती थी, बिकॉज ये जो पीरियड है, जो लाल सिंह चड्ढा का पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 80s to 2000। उसमें एक सीन दिखाया जहां वो प्रिंसिपल के साथ सोती हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपने फॉरेस्ट को पढ़ाने के लिए। बट वहीं मोना सिंह ने ऑफर किया कि वो एज ए नौकरानी काम करेंगी, तो वहां फॉरेस्ट का बीइंग अ लो IQ गाय वहां US आर्मी में जाना बनता था। और अर्जुन कपूर को मैं एक लेसन देना चाहता हूं, अगर आप ये बोलते हो कि इसका कुछ करना पड़ेगा तो भाई साहब Please boycott us also. Yeah? We're used to just attacking people. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। लगता है आलिया भट्ट की गैस निकल रही है, अर्जुन कपूर की भी, अनुराग कश्यप की भी, तापसी पन्नू की और बहुत सारों की निकल रही है। पर बॉयकॉट बॉलीवुड के बाद ऐसा क्यों रहा है, क्यों निकल रही है गैस, बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की। और इस पर टिप्पणी तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इसको कंपेयर ना करें फॉरेस्ट गंप से, बिकॉज फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। लाल सिंह चड्ढा एक कैसी मूवी है, क्या उसको बॉयकॉट होना चाहिए था? क्या आमिर खान हिंदोफोबिक है? क्या आमिर खान की वजह से ये फिल्म फेल हुई है? क्या बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड की वजह से ये फिल्म फेल हुई है, या कुछ और कारण है? क्या बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे ट्रेंड होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं? और क्या ये ट्रेंड्स एक मूवी को फेल या हिट करने की क्षमता रखते हैं? क्या इसी वजह से लाल सिंह चड्ढा फेल हुई है, या कुछ और कारण है? क्या इस मूवी के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? क्या हमें ऐसे बॉयकॉट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इन सब चीजों पे बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं ये इतनी फिल्म्स के साथ बॉयकॉट हो क्यों रहा है, डिस्कस करेंगे। बहुत सारा डिकोड होने वाला है इस वीडियो में, तो अंत तक देखना। लेट्स गो। तो 1994 में बनी फॉरेस्ट गंप, जिसको डायरेक्ट किया रॉबर्ट जेमेकिस ने, और ये आधारित थी एक नॉवल पे जो विंसेंट ग्रूम ने लिखा था 1986 में। लाल सिंह चड्ढा इसी मूवी पे आधारित है, मतलब अडेप्टेशन का अडेप्टेशन। और गाइस फॉरेस्ट गंप जहां बनी थी $55 मिलियन में, 1994 में वो बनी थी 385 करोड़ में। और अब 28 साल के बाद बॉलीवुड में लाल सिंह चड्ढा बनी है 180 करोड़ में। जहां फॉरेस्ट गंप ने कमाए थे $678 मिलियन, जो कि होता 4550 करोड़ वर्ल्ड वाइड, वहीं लाल सिंह चड्ढा एक हफ्ते के बाद बस 50 करोड़ कमा पाई है। आमिर खान की मूवीज के हिसाब से तो बिल्कुल सबसे बड़ा डिजास्टर इनफैक्ट। जहां फॉरेस्ट गंप की रेटिंग IMDb पे वर्ल्ड ओवर हिस्टोरिकली 11th नंबर पे है 8.8 आफ्टर 2 मिलियन रिव्यूज, और वहीं लाल सिंह चड्ढा की रेटिंग 5 है। क्या ये सब बस बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से है? आगे जानेंगे। अब बात करते हैं बहुत बड़े दो फंडामेंटल्स का, वो दो फंडामेंटल्स जिसको फॉरेस्ट गंप बहुत बड़ी मूवी, ऐतिहासिक मूवी बनाते हैं। ओनली अदर मूवी विच आई वुड रेट हायर देन फॉरेस्ट गंप वुड बी शॉशैंक रिडेम्पशन, which was released in the same year, but awards किसको मिले? 6 ऑस्कर्स ले गई तब भी फॉरेस्ट गंप। और वो दो फंडामेंटल्स हैं, पहला जो थीम है एक मासूम से बच्चे का लाइफ को जीना, एक इनोसेंस से लाइफ को जीना, एक लो IQ के साथ लाइफ को जीना, पर ऐसे ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करना, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हासिल करना जो कि एक अबव एवरेज, एक हाई IQ के इंसान के लिए भी मुश्किल होता है। और ये यही चीज दिखाता है कि कैसे अगर आप अपने दिल की सुने और जो आपको ठीक लगे वो करें, तो आप लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हो। और लाइफ को अच्छे ढंग से ही नहीं, लाइफ से बहुत कुछ ले सकते हो जो हम मिस कर देते हैं, बिकॉज हम दिमाग ज्यादा यूज करते हैं। और इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से लाल सिंह चड्ढा में भी दिखाया गया, वेरी वेल अडेप्टेड दिस वन। सेकंड फंडामेंटल, बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए गए फॉरेस्ट गंप ने, जिसने इस मूवी को बहुत यूनिक बनाया। इस मूवी में इतने सारे सोशो कल्चरल पॉलिटिकल क्लाइमेट को दिखाया, बड़े अमेजिंग इंटरेस्टिंग बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस के साथ। वही लाल सिंह चड्ढा ने भी कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं वो शॉर्ट फील हुई उस मामले में। द रेफरेंसेस वर नॉट दैट ग्रैंड, देयर वर लॉट ऑफ फैलेसीज फॉरेस्ट गंप में भी थी, उसकी बात करेंगे। बट फैलेसीज किस तरह की थी फॉरेस्ट गंप में और किस तरह की लाल सिंह चड्ढा में थी, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो बात करते हैं कौन से बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रेफरेंस थे फॉरेस्ट गंप में और लाल सिंह चड्ढा में। तो जहां फॉरेस्ट गंप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी एल्विस प्रेस्ले का जो डांसिंग स्टेप था, जो हुक स्टेप था, जो हिप स्विंग था, जो 1956 में बहुत फेमस हुआ, उसको इस मूवी में रेफर किया गया, इंटीग्रेट किया गया, जहां एक छोटा फॉरेस्ट मिलता है और सिखाता है एल्विस प्रेस्ली को वो स्टेप।
और वहीं लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान का कैमियो दिखाया, जहां शाहरुख खान का ये वाला स्टेप लाल देता है उनको। बड़े ऐतिहासिक इवेंट्स फॉरेस्ट गंप में दिखाए गए, जैसे जॉर्ज वॉलिस का अलाबामा यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे देना, ब्लैक स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने से मना करना, जॉन एफ कैनेडी से मिलना 1963 में एज पार्ट ऑफ द ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम। फॉरेस्ट गंप में जहां यूएस वियतनाम वॉर का दिखाना, वहां लाल सिंह चड्ढा में कारगिल वॉर का दिखाना। पर यहाँ एक मेजर फैलेसी है, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ वाटरगेट स्कैंडल दिखाना, तो यहाँ लाल सिंह चड्ढा में अब्दुल सलीम का गिरफ्तार होना। यहाँ लाल सिंह चड्ढा में 1983 का रेफरेंस, तो वहां पिंग पोंग डिप्लोमेसी का रेफरेंस। वहां जॉन लेनन और डिक कैविट के साथ इंटरव्यू होना, और जॉन लेनन को इंस्पायर करना इमेजिन सॉन्ग के लिए, उसकी लिरिक्स के लिए। The land of China, people hardly got nothing at all. No possessions? And in China, they never go to church. No religion, too? Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. और यहां ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन दिखाना, वहां जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन दिखाना। यहां बॉलीवुड में गैंगस्टर्स का कनेक्ट दिखाना, वहीं लाल सिंह चड्ढा में मंडल कमीशन राइट्स और लाल कृष्ण अडवाणी की 1990 की रथ यात्रा को दिखाना। और जहां फॉरेस्ट गंप में HIV वायरस का आउटब्रेक दिखाना, वहीं लाल सिंह चड्ढा में मुंबई अटैक्स को दिखाना। ऐसे कई हिस्टोरिकल रेफरेंस दोनों मूवी में दिए गए, पर कौन से रेफरेंसेस बहुत भारी पड़े लाल सिंह चड्ढा को, कौन से रेफरेंसेस बहुत ग्रैंड हो सकते थे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए आमिर खान। चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं कि दो फंडामेंटल्स तो अच्छे ढंग से अडैप्ट कर लिए, पर उनके बाद क्या और ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां लाल सिंह चड्ढा फेल हो गई, जहां ये मूवी डिजास्टर साबित हुई है। और क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड इसके लिए जिम्मेदार है, या बहुत सारे और कारण? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इस मूवी में बहुत अच्छा म्यूजिक है, सम सॉन्ग्स आर रियली रियली नाइस। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जिनको बाकी के खान शायद चांस ना दें, बॉलीवुड बॉयकॉट कर दे ऐसे सिंगर्स को, पर आमिर खान ने उनको चांस दिया और म्यूजिक बेहतरीन है, सिंगिंग बेहतरीन है, तो दैट म्यूजिक इज गुड। उसके साथ साथ आमिर खान की जो इंटेंट है इस मूवी को बनाने की, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो उनका पैशन है, जो उन्होंने एफर्ट डाला इस मूवी में, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। पर इन स्पाइट ऑफ गुड म्यूजिक, गुड इंटेंट ऑफ आमिर खान, व्हाई दिस मूवी फेल्ड? गाइस, फर्स्ट, एक ऐसी मूवी का रीमेक है जो कि वर्ल्ड ओवर हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टरपीसेस है। उस रीमेक को करते करते ये फिल्म बहुत शॉर्ट गई, तो जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है दोज आर नॉट एज ग्रैंड एज दे वर इन फॉरेस्ट गंप। बट लाल सिंह चड्ढा फेल शॉर्ट एज अ रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप। क्यों? चलिए बात करते हैं। पहला, इस मूवी को फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स जो फॉरेस्ट गंप को यूनिक बनाते हैं और उसका थीम और उसका प्रेमाइस सेट करते हैं, उनको चेंज कर दिया गया। जैसे जो मदर हैं, वो दिखाया है कि फॉरेस्ट की मदर कुछ भी करने को रेडी हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तरक्की के लिए। और उसी वजह से यू कैन थिंक एंड यू कैन पुट अ रैशनल कि भाई वो उसने स्कूल भी पास किया, ग्रेजुएशन भी पास करी। उसमें एक सीन दिखाया जहां वो प्रिंसिपल के साथ सोती हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने फॉरेस्ट को पढ़ाने के लिए। बट वहीं मोना सिंह ने ऑफर किया कि वो एज ए नौकरानी काम करेंगी। उसी मूवी में जेनी, जो यहाँ करीना कपूर निभा रही हैं रूपा का रोल, वहाँ जेनी के साथ अब्यूज़ होता है सेक्सुअली उनके फादर के द्वारा। तो एक छाप छूटती है उनके साइकोलॉजी पे, जिसका पूरा बाद में पूरी मूवी में बताया गया कि उनकी जर्नी उसके बाद कैसे इफेक्ट होती है। वहीं यहाँ करीना के और रूपा के बाप को शराबी दिखाया गया है जो अपनी माँ को पीटता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट, हैज़ अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। बड़े सारे ऐसे सेक्सुअल इंटीमेसी सीन्स हैं जो कि एक तरह से इसको यूनिक बनाते हैं कि कैसे इनका जो फ्रेंडशिप है या कुछ जो फॉरेस्ट की जो इनोसेंस है वो सेक्सुअल इंटीमेसी वाले सीन्स में भी सामने दिखती है। जबकि यहाँ एक चीक्स पे पैग ही होता है और उसमें ही लाल सिंह खुश हो जाता है। एंड आई एम नॉट श्योर कि का करने के बाद करीना कपूर ने ऐसा मना किया होगा। आई थिंक इट्स मोर अबाउट कीपिंग द फिल्म फैमिली फ्रेंडली, जो कि आई बिलीव विद द इमर्जेंस ऑफ OTT आई थिंक वाज नॉट नीडेड। विंसेंट ग्रूम का जो नॉवल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो OG मूवी में फॉरेस्ट गंप में मिसिंग थी। बट वो मूवी थी 1994 में, ये मूवी है 2022 में। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस मूवी में लाल सिंह चड्ढा में हो सकती थी, बट आई बिलीव somehow those opportunities have been missed and maybe have been compromised to keep the movie under a particular budget. He was in a hurry to make this film, I don't know. But so many opportunities could have been encashed. Like, नॉवल में कई ऐसी चीज़ें मेंशन है that, Forrest becomes a chess champion, he becomes a stunt man in Hollywood, he goes to the space. वो स्पेस में जाते हैं एक एप के साथ,
जो कि अमेजिंग रिमार्केबल हो सकता है, बट वो 86 में नॉवल लिखा गया है। पर 2022 के हिसाब से ऐसी बहुत चीजें हैं जो शायद फॉरेस्ट गंप में अडैप्ट नहीं हुई पर लाल सिंह चड्ढा में अडैप्ट हो सकती थी, बिकॉज ये जो पीरियड है, जो लाल सिंह चड्ढा का पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 80s to 2000s। जो फॉरेस्ट गंप का पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 50s to 80s। तो इस पीरियड में तो इंटरनेट भी आया है, कंप्यूटर भी आया है, मोबाइल भी आया है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकोलॉजी है, मोबाइल का यूज करना, टीवी का यूज करना, इंटरनेट का यूज करना, चैटिंग, ऑल दैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वो सब कुछ लाल सिंह चड्ढा में दिखाया जा सकता था, पर उसका कुछ भी मेंशन, कुछ भी रेफरेंस नहीं है, विच आई थिंक इज अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड। इनफैक्ट इस मूवी को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनको बखूबी फॉरेस्ट गंप में वो सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स को इंक्लूड किया गया, बट यहाँ इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक राजीव गांधी असैसिनेशन नहीं दिखाया गया, जिसे मे बी अनड्यू सिंपैथी ना मिले कांग्रेस को। ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाया, इंदिरा गांधी असैसिनेशन दिखाया, पर पंजाब राइट्स नहीं दिखाया। यहाँ इसमें गोधरा कांड को दिखाया गया, गुजरात राइट्स को दिखाया गया। क्यों? मे बी बिकॉज अगेन they didn't want to make it more controversial. Important significant events हैं और उनके बारे में अगर mention नहीं है तो ये बड़ा weird है, because that is what the premise and major fundamental, as I explained earlier, is in this kind of a movie or in this kind of adaptation. और guys अब आते हैं कुछ big integration fallacies पे। यहाँ फॉरेस्ट गंप में फॉरेस्ट को एक पिंग पोंग प्लेयर दिखाया, जब वो लड़ाई यूएस वियतनाम की लड़ाई से वापस आया, जब वो रिकवरी कर रहा था तो वो अपना टाइम पास करने के लिए पिंग पोंग खेलता गया और वो बहुत बड़ा पिंग पोंग चैंपियन बन गया। You know, and they showed that era quite well because Mr. Kwan भी एक सेलिब्रिटी टाइटल जीते थे और वहाँ उन्होंने फॉरेस्ट गंप को रिप्लेस कर दिया, and then he got to the Dick Cavett show as a result of that, जिसको बखूबी VFX के साथ उस टाइम पे 94 में बड़े अच्छे ढंग से दिखाया फॉरेस्ट को जॉन लेनन के साथ बैठे हुए, जबकि जॉन लेनन एक्चुअल इंटरव्यू में आप देखेंगे तो ही सिटिंग विद हिज वाइफ योको। अब यहाँ दे मिस्ड आउट, इंस्टेड ऑफ पिंग पोंग आई थिंक बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट है तो देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दे कुड हैव शोन क्रिकेट। He could have been a cricket coach or a bowler who turns the ball, like लगान वाला context, जो कि अमेजिंग होता, राइट? एंड देन दे कुड हैव बीन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, जैसे लाल जो है वो दूसरा सिखा रहा है हरभजन को, लाल इंस्पायर कर रहा है सौरव गांगुली को, जब वो बिकॉज इट्स द सेम टाइम, राइट? 2002 में ही डज दैट टी शर्ट थिंग सौरव गांगुली इन 2002 लॉर्ड्स। तो उससे पहले दिखा सकते थे कि जब वो जेनी से मिलता है, सॉरी रूपा से मिलता है, तो वहाँ वो बारिश में भीग रहे हैं एंड यू नो ही इज डूइंग द टी शर्ट थिंग लाल, और उससे इंस्पायर होकर सौरव गांगुली वो करता है बिकॉज वो लाल को खुशी में देखता है और खुशी में सौरव गांगुली को वो याद आता है। They could have shown something like that, right? They could have shown कि लाल ने ही हेलीकॉप्टर शॉट धोनी को 2003 में दिया। अगर पिंग पोंग की जगह, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट नहीं होता, उसकी जगह अगर क्रिकेट को दिखाया जाता तो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते, लोग ज्यादा रिलेट कर पाते, एंड दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज मिस्ड। एक और जो बहुत बड़ी फैलेसी लाल सिंह चड्ढा में पाई गई वो थी, अब जो एडेप्टेशन किया गया फॉरेस्ट गंप में वो इसलिए करा गया बिकॉज एक्चुअली में यूएस वियतनाम वॉर के टाइम पे करीबन प्रोजेक्ट 1 लाख में करीबन 3,20,000 सोल्जर्स को, जो लो IQ थे, जिनका अंडरवेट थे, जो इलिटरेट थे, उनको भर्ती किया गया था और बहुत सारे वो लोग मरे भी थे। तो वहाँ फॉरेस्ट का बीइंग अ लो IQ गाय वहाँ यूएस आर्मी में जाना बनता था, और वहाँ यूएस वियतनाम वॉर में जो मैक्स लोग थे एक टाइम पे, वो थे अराउंड 6 लाख लोग वियतनाम में। ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन पीपल सर्व्ड ड्यूरिंग द यूएस वियतनाम वॉर वर्सेस कारगिल, जहां बस 30,000 सोल्जर्स गए थे और टॉप सोल्जर्स गए थे, जिसमें एक हीरो थे विक्रम बत्रा। और आपको अगर इस कारगिल की लड़ाई और विक्रम बत्रा के बारे में ज्यादा जानना है तो आप शेरशाह मूवी देख सकते हैं। कारगिल में एक लो IQ के लाल का जाना बहुत वियर्ड है, इनका बहुत डिसरिस्पेक्ट भी दिखाता है इंडियन आर्मी को। तो दैट हैज नॉट गॉन वेल विद ऑडियंस सेंटिमेंट एज वेल, जो कि एक बहुत बड़ी फैलेसी और बहुत बड़ा ब्लंडर भी है। एक और फैलेसी ये है कि पाकिस्तानी बंदा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा इंडिया में, उसको लेकर आ गया लाल, जबकि मतलब एक वॉर में आप एक तो किसी सोल्जर को भेज रहे हो, दिखा रहे हो कि वो सोल्जर है, फिर आप इतनी बड़ा ब्लंडर दिखा रहे हो कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट को यहां लेकर आ गया, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। अगेन शोज अ बिट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी। फॉरेस्ट गंप में जहां अपनी कमीशन के लेफ्टिनेंट को लेकर आते हैं फॉरेस्ट, यहां एनिमी के टेररिस्ट को ले आते हैं। भाई लो IQ का बंदा भी इतनी ट्रेनिंग तो उसकी होती है कि वो टेररिस्ट को ना लाए, बिकॉज जितने भी लोग इवन यूएस वियतनाम वॉर में गए थे लो IQ वाले, उनकी 7-8 बार ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें इतना क्लियर हो जाता है कि आप स्पॉट कर सकें कि कौन एनिमी है, कौन आपका बंदा है। सो दिस वाज रियली वियर्ड एंड एम्बैरेसिंग। जहां फॉरेस्ट गंप में जेनी एक HIV वायरस की वजह से, जिसको बोलते नहीं HIV बट ये बोलते हैं बिकॉज उस वक्त आउटब्रेक शुरू हुआ था, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड नॉट नो द वायरस एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट नेम द वायरस, और उसको दिखाते हैं वो बीमारी हो गई। बट यहाँ करीना को बीमारी होती है, रूपा को बीमारी होती है, पर उस बीमारी का यहाँ भी कुछ नहीं बताया गया। वहां नहीं बताया गया बिकॉज उस वक्त आउटब्रेक हुआ था, सबको नहीं पता था। पर यहाँ
ऐसा कौन सा वायरस है, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने करीना या रूपा की जान ली, वो समझ नहीं आया। तो गाइज बहुत सारी फैलेसीज इस मूवी में लाल सिंह चड्ढा में दिखी। और गाइज स्पेशली जब आप एक अर्बन पॉपुलेशन हो जिसने 94 की वो मूवी देखी हुई है, जब हम चाहे वो टॉरेंट से आपने डाउनलोड किया है, चाहे आपने कैसेट से देखा है, चाहे आपने HBO पे देखा है, स्टार मूवीज पे देखा है, चाहे अब नेटफ्लिक्स पे देखा है, मोस्टली लोगों ने देखी हुई है मूवी बिकॉज इट्स रैंक्ड 11th ऑन IMDb। कौन छोड़ेगा ऐसी मूवी, राइट? और वो भी टॉम हैंक्स की मूवी, जिसमें टॉम हैंक्स को तो ऑस्कर अवार्ड मिला ही, मूवी को एज अ बेस्ट मूवी भी मिला। और तब जब पल्प फिक्शन रेस में थी, तब जब शॉशैंक रिडेम्पशन रेस में थी। देखिए अब ऐसा नहीं है कि टॉम हैंक्स की और रॉबर्ट जेमेकिस की फॉरेस्ट गंप में फैलेसीज नहीं थी, वहां भी थी। जैसे कि जॉन एफ कैनेडी से मिलना फॉरेस्ट का, जबकि दिसंबर में ऑल स्टार अमेरिकन फुटबॉल टीम को डिक्लेयर किया गया था और नवंबर में जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो गया था। अब जो जॉन लेनन का सॉन्ग है जिसको फॉरेस्ट गंप में दिखाया कि वो इंस्पायर्ड था बाय द कॉन्वर्सेशन ही हैड विद फॉरेस्ट, एक्चुअली वो सॉन्ग जो रिकॉर्ड हुआ था वो मई में हुआ था, जबकि जो डिक कैविट के साथ इंटरव्यू जो एयर हुआ था वो हुआ था सितंबर में। रिचर्ड निक्सन कभी भी पिंग पोंग टीम से नहीं मिले थे और कोई भी पिंग पोंग टीम का प्लेयर वाटरगेट के होटल में नहीं ठहरा था। बट कोई भी फैलेसी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें आप अपनी आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि यहाँ आमिर खान से मुझे लगता है एक ब्लंडर जरूर हुआ। पर सेकंड बिग रीजन ये था कि इसमें जो आमिर खान है वो मुकाबला कर रहे थे टॉम हैंक्स की बेंचमार्क का, एक्टिंग बेंचमार्क का, जो कि बहुत मुश्किल था। और टॉम हैंक्स ने जिस तरह सटल ढंग से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pay. I believe he said he had to go pee. वहीं आमिर खान कैरेक्टर में नहीं घुस पाए, वो आमिर खान बने रहे जो कि उन्होंने पीके में ऑलरेडी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, वही वो दे रहे थे इसमें, जो कि पावरफुल नहीं लग रहा था। इट वॉज ओवर ड्रामेटाइज हिज एक्सप्रेशंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टॉम हैंक्स की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे आमिर खान से और वहाँ वो कम निकले। और मुझे ये भी लगा कि आई बिलीव आमिर खान ओवर द ईयर्स हैज़ बीन ओवर हाइप्ड एज अ परफेक्शनिस्ट। और उनकी करीबन 8-10 मूवीज़ बहुत अमेजिंग है, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला मुझे भी उन मूवीज़ से। बट यहाँ वो परफेक्शनिज्म दिखा नहीं। बेसिकली ही वॉज एक्सपोज कॉम्पिटिंग विद टॉम हैंक्स इन अ वे। और सेकेंड, जो पंजाबी डायलॉग्स बोले हैं, इवन कुलविंदर बख्शिश के ट्रेनिंग के बाद भी आमिर खान ढंग से वो डायलॉग्स बोल नहीं पाए। इनफैक्ट देयर वाज एन इंटरव्यू जहां गेपी ग्रेवाल ने बोला, जो कि हेल्प कर रहे थे इस मूवी में पंजाबी डिक्शन के लिए, उन्होंने बोला कि उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई इसमें पंजाबी डायलॉग्स को वापस रीडअप करना चाहिए आमिर खान के, पर वो सुझाव नहीं लिया गया था। अग्री हुआ था बट उसको चेंज नहीं किया गया था। आई थिंक दैट वाज अनदर मिस्टेक। इस टेक्नोलॉजी और VFX के मामले में भी आई थिंक दिस मूवी केम क्वाइट शॉर्ट। जहां रिवर्स एजिंग का यूज किया गया वो करीना पे बिल्कुल ऑफ लग रहा था। करीना पे जरूरत ही नहीं थी उसको करने की। आमिर खान का बनता है बिकॉज आमिर खान इज above 55, बट करीना कपूर इज नॉट। तो करीना कपूर पे थोड़ा थोपा हुआ लग रहा था। इट वॉज नॉट लुकिंग रियल। जहां तक VFX की बात है गाइज, जो 94 में जो US वियतनाम वॉर दिखाई गई वो ज्यादा रियल लग रही थी। वहां वो ज्यादा सुपीरियर लग रही थी, जबकि अभी एडवांस सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। तब भी जो कारगिल वॉर है वो ऐसा लग रहा था बस ग्रीन स्क्रीन पे शूट करी गई है। सो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस। इवन शेरशाह मूवी द वे इट इज शॉट, यू शुड सी दैट। और उतना भी कर लेते तो वो सीन और अच्छा दिखता, बट ऐसा नहीं हुआ। और जैसा मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन गाइज हैज ऑलरेडी सीन द मूवी। हम सब देख चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखी हो वो तब भी देखने चले जाए, बट जिसने देखी हो वो या तो नहीं देखेगा, और दूसरा अगर देख लेगा तो बोलेगा भाई मत देखना, बिकॉज उसने दोनों मूवीज देखी हैं और ये मूवी फिर उसको इंप्रेस नहीं करेगी। तो आई थिंक दिस वाज अनदर बिग रीजन व्हाई दिस मूवी फेल्ड। और अब आते हैं आप सबके फेवरेट बॉयकॉट ट्रेंड पे, जो सबको लग रहा है कि बॉयकॉट की वजह से ये मूवी फेल हुई है। बट जैसे मैंने आपको बताया, कई और कारण दिए आपको क्यों ये मूवी फेल हुई है। जो बॉयकॉट को दिया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, और कौन से रीजंस हो सकते हैं जो एक्चुअल रीजंस हैं ये मूवी फेल होने का। चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो गाइस बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जो बॉयकॉट ट्रेंड है उसकी वजह से मूवी फेल हुई है। गाइस मुझे लगता है चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे एक टाइम पे इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, अब इस टाइम पे OTT चल रहा है। कोविड पैंडेमिक के बाद लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। लोगों ने 2 साल OTT देख लिया, अब उनको हॉल में लेके जाने के लिए RRR जैसी मूवी या बाहुबली जैसी मूवी या पुष्पा जैसी मूवी या KGF 2 जैसी मूवी की ही जरूरत है। तो लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं मिलता लोगों को, तो लोग अच्छा रिव्यू नहीं देते। और वर्ड ऑफ माउथ पे आजकल लोगों की अटेंशन ड्रॉ होती है, और अगर वो नहीं मिले और वो एंटरटेनमेंट भी नहीं मिले और मूवी स्लो हो, लेंदी हो, तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिगर रीजन व्हाई अ मूवी वुड फेल। पर जितने भी लोग, चाहे वो अर्जुन कपूर हो, चाहे पुन्नू हो या कश्यप हो, मुझे लगता है वो दे आर वेरी स्मार्ट। Like who wouldn't want to be in the league of an Amir Khan and Akshay Kumar? Please boycott us also, yeah. उनको पता है कि ये बॉयकॉट की वजह से नहीं है,
ये ओटीटी इमरजेंस की वजह से है, ये इमरजेंस ऑफ साउथ सिनेमा की वजह से है। नाउ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस हैव रिजन। उनको टीवी स्क्रीन से उठ के अगर सिनेमा में जाना पड़े जहां उनके पास इतना सारा वर्सेटाइल कंटेंट है, फॉरेस्ट गंप जैसी मूवीज हिंदी में डब्ड है, तो वो सिनेमा में क्यों जाएंगी जब तक एक ग्रैंड मूवी ना हो। वो भी यही कह रहे हैं, हाँ हमें भी बॉयकॉट कर दो। तो गाइस मुझे लगता है बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करना ठीक है, हम करते हैं बिकॉज ये हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो सही मुद्दों के लिए करते हैं, जैसे सरोगेट एड्स अगर ये लोग करते हैं, जैसे शाहरुख खान ने करा या अजय देवगन ने करा या अक्षय कुमार ने करा, तो उनकी मूवीज आप बॉयकॉट करो, इस सेंटीमेंट की वजह से समझ में आता है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करिए, और कोई स्टार अपनी एरोगेंस दिखा रहा है जैसे करीना कपूर ने दिखाया। We're used to just attacking people, whether they come from a privileged background, whether they're elitist. Interesting watch बन जाता है कि अरे स्टार टीवी पे बोल रहा है इसके बारे में उसके बारे में। I guess it's not that interesting to watch a politician as much as it is as a probably good-looking, Indian actor or actress. Yeah, the audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। You are enjoying our films, you're watching it, so I think that it's. बट ऑब्वियसली जब बहुत सारे फैक्टर्स एक बॉयकॉट ट्रेंड के साथ कैटेपुल्ट करते हैं, जैसे इस मूवी में हुआ, जो सारे भी हमने बात करी, प्लस बॉयकॉट, ऑब्वियसली देन द फिल्म गेट्स इंपैक्टेड। बट ये मूवी जस्ट बॉयकॉट की वजह से नहीं पिटी है। इस मूवी में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच है, बहुत सारी फैलेसीज हैं, और इट्स अ रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप व्हिच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एवर। It's very difficult. It has exposed the acting of Amir Khan as well. और गाइज आमिर खान ने बहुत कोशिश करी कि इस मूवी को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रखें, बट आई बिलीव स्टार्स हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल विद देयर स्टेटमेंट्स। दे हैव अ बिगर इन्फ्लुएंस। आई मस्ट शेयर दैट आमिर खान इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो सिगरेट नहीं पीते कुछ और लोगों की तरह, जो एक्सीडेंट्स नहीं करते कुछ और लोगों की तरह, जो पान मसाला नहीं बेचते किसी और लोगों की तरह, जो अवार्ड्स नहीं लेते, अवार्ड्स खरीदते नहीं और लोगों की तरह, वो नेपोटिज्म की दुकान नहीं चलाए हुए और लोगों की तरह। पर आई बिलीव एवरीबडी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और अर्जुन कपूर को मैं एक लेसन देना चाहता हूँ। जो लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। अगर आप ये बोलते हो कि इसका कुछ करना पड़ेगा, तो भाई साहब काम करके करो, कुछ अपने काम में दिखाओ, शिद्दत लेकर आओ, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट गुड वर्क, वी ऑल वॉन्ट टू गेट एंटरटेन। पर हमें फिल्म तक वहां तक लेके जाने के लिए कुछ ऐसा काम तो करो। ये गैंगा बैंगा अगर आप सोच रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा मेरी जान, बिकॉज अब इंडिपेंडेंट मीडिया है, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो छेद कर देते हैं सारे मैनिपुलेशन में, सारी पीआर में, सारी जो आपकी इमेज पे इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। तो गाइस दिस इज माय एनालिसिस। कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर अगर दूसरी कहानी बताता है इस डी कोड के अलावा, तो वहां आप इस वीडियो को शेयर करके उसके छेद कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो करना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, ना ये लेफ्ट विंग के लिए ना ये राइट विंग के लिए, ये आपके लिए है जिनको चाहे अनपॉपुलर हो पर एक अनबाइज ओपिनियन की सख्त ज़रूरत है। और वही आपको दिखता है पीपोए पे, बिकॉज यहाँ अब कुछ नहीं छुपेगा।